नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर में मैं प्रियांशा लाजरस आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद है सिर्फ केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं, देश भर के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप दबे। तो चलिए उनसे करते हैं शरीर की सर्जरी से जुड़ी हुई खास बातें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, इन दिनों जो रोबोटिक सर्जरी का सबसे ज़्यादा चलन है, ये क्या है? आखिर रोबोटिक सर्जरी क्या है? और लोगों में ऐसी कई धारणाएं भी है कि रोबोट आकर सर्जरी करते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और आखिर क्या है, हमें और दर्शक को बताइए। रोबोटिक सर्जरी बेसिकली एक एडवांसमेंट है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का। और रोबोट खुद ऑपरेट नहीं करता, रोबोट को चलाना पड़ता है। और रोबोट एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि सर्जन का गुलाम है, और सर्जन जिस प्रकार से उसको चलाता है वो उस प्रकार से काम करता है। रोबोट के 3 मेन पार्ट होते हैं। एक पेशेंट कार्ट होती है, जो कि मरीज जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे जहाँ पर लेटा हुआ है उसके पास में रहते हैं। एक सर्जन के सिर्फ 2 हाथ हो सकते हैं, पर रोबोट के 4 हाथ होते हैं। उन 4 हाथों में से एक हाथ में कैमरा जाता है और बाकी 3 से औजार अंदर जाते हैं पेट के। एक बार आप ये चारों आर्म्स को डॉक कर देते हैं, मतलब रोबोट से कनेक्ट कर देते हैं। डॉकिंग मतलब उसको कनेक्ट करना। एक बार आपने रोबोट से डॉक कर दिया तो उसके बाद सर्जन जो है वो कंसोल में जाके आईपीस पे वो सारी पिक्चर, जो कैमरे को मूवमेंट से लेके वो औजार का मूवमेंट, सर्जन के पास में उस कंसोल में रहता है। और वो कंसोल पे बैठ के वो सारा काम करता है। जिस प्रकार से उसकी उंगलियों के इशारों पर वो इंस्ट्रूमेंट्स चलते जाते हैं और वो सर्जन उस कंसोल में देख करके उस ऑपरेशन को आगे करता जाता है। तो एक प्रकार से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसमें सर्जन को वहीं खड़ा रहना पड़ता है। फ़र्क सिर्फ ये हो गया, सर्जन मरीज के बाजू में नहीं खड़े होकर और खुद ना चला के, वो मशीन के द्वारा सर्जन उसको चला रहा है, रोबोट के द्वारा चला रहा है इंस्ट्रूमेंट्स को। उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो 3 डायमेंशनल पिक्चर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपको 2 डायमेंशनल पिक्चर मिलेगी, आपको डेप्थ नहीं मिलेगा। पर रोबोटिक में आपको डेप्थ भी मिलेगी। और पिक्चर की क्वालिटी जो है वो आम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो 4K से भी ज़्यादा बेहतर है और 3D में मिलती है, 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पेट के अंदर, मरीज के पेट के अंदर जाके ऑपरेशन कर रहे हैं। जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया रोबोटिक सर्जरी के बारे में। अब मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ फ़ायदे होते हैं रोबोटिक सर्जरी के? देखिए, रोबोटिक सर्जरी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है उसमें लंबी सर्जरी जो है, जो खास करके जो कैंसर की सर्जरी होती है, बड़ी आंत का कैंसर हो, लीवर का कैंसर हो, पेट का कैंसर हो, या पेट में किसी भी प्रकार का आंतों का कैंसर हो, ये सब कैंसर्स आप बहुत अच्छे से, क्योंकि ये समय लगने वाली सर्जरी रहती है, 4 से 5 घंटा एक ऑपरेशन में लगता है, कभी कभी 7-8 घंटे भी लगते हैं। तो ये ऑपरेशन जब 7-8 घंटे का रहता है तो सर्जन बीच बीच में अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी से कर रहा है तो डेफिनेटली वो थकेगा। और जैसे जैसे सर्जरी ख़त्म होने आती है, 7-8 घंटे होने आते हैं, तो उसकी थकान पीक पे रहती है, जिस वक्त उसको अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है। यहाँ पर सर्जन आराम से बैठ के कंसोल पे अपना काम कर रहा है। उसकी सिर्फ दोनों हाथ की 3-3 उंगलियां काम कर रही हैं, ये 3 उंगलियां काम करती हैं और दोनों पैर काम करते हैं। और आराम से देख के, बैठ के, बीच में रिलैक्स भी होना चाहे, कॉफ़ी पीना चाहे, सब कुछ कर सकता है। क्योंकि वो पेशेंट से दूर है तो इतना ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको थकान नहीं आती, आराम से बैठा हुआ है, रिलैक्स्ड है और सारी चीज़ों को बारीकी से देखते हुए वो निकालता जा रहा है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी में आप उतनी बारीकी से नहीं देख सकते जितना आप रोबोटिक सर्जरी में देख सकते हैं। तो मेन रोल उसका कैंसर सर्जरी, उसके बाद में अगर सबसे बड़ा रोल आता है तो वो जितनी भी हर्निया सर्जरीज़ हैं उसमें आता है। और हर्निया सर्जरी में इसलिए इसका रोल आज की तारीख में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ख़ास करके वो हर्निया जिसमें कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बढ़ा हुआ है, मरीज टालता गया है अपना ऑपरेशन और काफ़ी समय बाद आ रहा है बीमारी के होने के बाद। ख़ास करके युवा वर्ग जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनको फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अगर कोई नस का डैमेज हो जाए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ओपन सर्जरी के दौरान,
ये सारी रोबोटिक सर्जरी में ये फर्टिलिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि नो टच टेक्निक से आप ना जो नसें हैं उनको बिल्कुल भी छूने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और आप बेहतर बड़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हो जिससे आप एक बड़ी जाली लगा सकते हो। तो एक प्रकार से देखेंगे कि चाहे वो युवा वर्ग हो चाहे वो बुज़ुर्ग हो, ये दोनों तीनों वर्ग में आप बहुत अच्छे से हर्निया का ऑपरेशन कर सकते हैं। तीसरा जो मेन रोल आता है उसका, वो है बच्चेदानी के जितने भी ऑपरेशन हैं, चाहे वो कैंसर के लिए हो, चाहे वो ट्यूमर के लिए हो, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस नामक बीमारी के लिए हो, इसमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेशन को कर सकते हैं। खास करके वो मरीज जिनका पहले सीज़र हुआ हो, जिसमें कि बच्चेदानी और पेशाब की थैली बुरी तरह से चिपक जाती है, अतड़ियाँ चिपक जाती हैं, नलियाँ, पेशाब की जो नलियाँ रहती हैं वो चिपकी हुई रहती हैं। तो इन सब कंडीशंस में आपको, क्योंकि बेहतर विजुलाइजेशन हो रहा है, चीज़ों का बेहतर तरीके से आप देख पा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस ऑपरेशन को बिना किसी आसपास के ऑर्गन को चोट पहुंचाए कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गई रोबोटिक सर्जरी की बात। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमें और दर्शकों को बताइए, ये टेली सर्जरी क्या होती है, जिसे रिमोट सर्जरी भी कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, रोबोटिक सर्जरी आज की तारीख में हम अपने सेंटर पे बैठ के कर रहे हैं। एक समय आएगा, या आ गया है लगभग, बस वो उसका सिर्फ ट्रायल एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे आप बोल सकते हैं कि वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और 5G 6G के आने के बाद में ये हो सकता है कि लंदन में बैठा हुआ आदमी रायपुर में बैठे हुए सर्जन को वो भी एक रोबोट पे बैठेगा, मैं भी यहाँ पर एक रोबोट पे बैठूंगा, और मैं सर्जरी करता जाऊंगा और वो मुझे गाइड करता जाएगा। अगर मुझे कहीं पर उसकी गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो मुझे गाइड करता जाएगा। तो एक प्रकार से ये टेली सर्जरी हुई। अगर उसको कभी भी किसी भी वक्त कंट्रोल अपने हाथ में लेना है तो वो कंट्रोल अपने हाथ में भी ले सकता है, वो वहाँ बैठ के भी इस ऑपरेशन को कर सकता है। तो ये समय बहुत दूर नहीं है, और मेरे ख्याल से ये हमारे सब मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होगा। जिस दिन ये सर्विसेज चालू हो जाएंगी तो आपको फिर, अगर आप छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी कहीं बाहर जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इलाज ऐसे हैं जो आपके शायद बाहर के देशों में ही हो सकते होंगे, तो उसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्जन वहीं बैठ के आपका ऑपरेशन कर देगा। जी, आप सर्जरी के पहले एक मरीज़ को मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे तैयार करते हैं? ये बहुत कठिन सवाल है, इसलिए कठिन, एज ए सर्जन हम लोगों के लिए बहुत दुविधा की स्थिति रहती है। जब भी मरीज आता है और आप जब पहली बार में उसको बोलते हो कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो पूछता है, सबसे पहला सवाल उसका यही रहता है, क्या दवाई से ठीक नहीं हो सकता? ऑपरेशन ज़रूरी है क्या? ऑपरेशन टल नहीं सकता क्या? कुछ महीने रुक नहीं सकता क्या? ऐसे कई सौ सवाल उसके जहन में रहते हैं और जो वो आपसे पूछता जाता है। हर मरीज़ सबसे पहले ये चाहता है कि उसका ऑपरेशन ना हो। मैं आपको बताता हूँ, मरीज़ों को ऑपरेशन से डरने की आवश्यकता आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एनेस्थीसिया से लेके हर चीज़ इतनी ज़्यादा सेफ़ हो गई है, इतनी ज़्यादा मॉनिटर्ड रहती है। सब दवाइयाँ कैलकुलेटेड डोज में देने के लिए सिस्टम्स हैं, सिरिंज पम्प्स हैं, इन्फ्यूजन पम्प्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें एडवांसमेंट हो गई हैं आज की तारीख में। जब मैं प्रैक्टिस करने बैठा था और आज मैं जब देखता हूँ तो वो सारी चीज़ें हमारे समय में नहीं हुआ करती थी। जब हम प्रैक्टिस करने बैठे थे, 5-7 साल भी हो गए थे, पर वो सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी। आज एडवांसमेंट बहुत हो गया है। मॉनिटर आपको बताता जाता है कि इतना पल्स में वेरिएशन हो रहा है, या ब्लड में इतना ऑक्सीजन वेरी कर रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, तो आप इस प्रकार से करिए। ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। तो एनेस्थीसिया भी बहुत सेफ़ हो गया है, सर्जरी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गई है, और जिस प्रकार से आज की तारीख में सर्जरी की जाती है उसमें ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है। अगर मैं महीने के 200 ऑपरेशन करता हूं तो मुझे शायद ही ये होता है कि 1 या 2 ऑपरेशन में ब्लड की आवश्यकता होती। जो खून की आवश्यकता पहले हर ऑपरेशन में होती थी, वो आज की तारीख में कम हो गई है। जहाँ तक रह गया मरीज को समझाने का सवाल, तो उसका डर पहले निकालना ज़रूरी होता है कि आप डरिए मत, आप सेफ़ जगह पर हैं, सेफ़ हाथों में हैं। हमसे जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। मरीज़ों को मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप सड़क पे चलते हैं, सड़क पे चलते वक्त भी एक्सीडेंट होते हैं, और आप
को कोई भी दुष्परिणाम उस एक्सीडेंट का झेलना पड़ सकता है। उसी प्रकार से आज की तारीख में भी ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ एक्सीडेंट होते हैं। कभी कभी ये रेयर हो गया है, ऑपरेशन थिएटर से तो आप ठीक ठाक निकलेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है, पर 0.5% या उससे भी कम चांसेस ये हैं कि किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट, आपका ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर जाए, आपके ब्रेन में हैमरेज हो जाए, आपको हार्ट अटैक आ जाए, आपको किसी दवा का रिएक्शन हो जाए। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जो कि बेहोशी या ऑपरेशन के दौरान हो सकती हैं, और ये सारी रिस्क खास करके उम्र दराज व्यक्तियों में या कैंसर से पीड़ित मरीजों में बढ़ जाती हैं। तो उनको यही समझाना पड़ता है कि, और उनको फिर पुराने रिजल्ट्स बताओ या पुराने फोटोग्राफ्स दिखाओ या पुराना वीडियो दिखाओ। तो मेरे से मिलने से पहले वो ऑलमोस्ट लगभग मेरी टीम के 1-2 सदस्यों से ऑलरेडी मिल चुके रहते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि बाहर जो मरीज बैठे हैं, जो ऑपरेशन करा के बैठे हैं, उनसे भी उनकी चर्चा होती रहती है, क्योंकि उनका एक वेटिंग पीरियड हो ही जाता है। आप चाहे कुछ कर ले, कोई भी अगर मरीज आया तो उसको आधा घंटा मिनिमम रुकना पड़ जाता है। तो उस दौरान वो अपने बैठे हुए, आसपास बैठे हुए मरीजों से ये भी बातचीत कर लेता है, जान लेता है कि ऑपरेशन कैसा है, क्या है। सो जैसे जैसे, और सर्जन के प्रति कॉन्फिडेंस उनका आपको बढ़ाना है, सर्जरी के प्रति उनका विश्वास जगाना है, और दोनों चीज़ें जब आप कामयाब हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट मरीज़ तैयार हो जाता है। उसको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है, समझाने की ज़रूरत रहती है, डर जो है उसको निकालने की ज़रूरत रहती है। जी, आप एक जाने माने सर्जन हैं डॉक्टर साहब, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सर्जरी के दौरान किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी चुनौती जो रहती है, या सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है, वह किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन आपके ऑपरेशन करते दौरान ना हो। जो मेन कॉम्प्लिकेशन हमको कभी कभी देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी पेट जो है उसको हम लोग पैंडोरा बॉक्स या जादुई डिब्बा बोलते हैं, जिसके अंदर कब कौन सी चीज़ नई आपके सामने आ जाएगी। अचानक से आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, आप उस सड़क पे उतने ज़्यादा जानकार नहीं है, बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ गया। तो इस प्रकार की चीज़ें आमतौर पर होती हैं, और कुछ सरप्राइजेज़ आपको पेट के अंदर जाने पर मिल जाते हैं। उस सरप्राइजेज़ को फिर मरीज के रिश्तेदार को अंदर बुला के दिखलाना और उनको बोलना कि भाई ये अब इस प्रकार का निकल रहा है, हो सकता है हम ऑपरेशन ओपन सर्जरी से करें या किसी और विधि से करें, या हमको लैप्रोस्कोपिक से कर रहे हैं तो मुझे बेहतर लग रहा है कि मैं इसको रोबोटिक से कर लूँ, तो मैं ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे पाऊँगा। तो एक तो ये हो गया कि एक सरप्राइज़ आपको मिली। दूसरा, ऑल ऑफ अ सडन कोई मेजर ब्लीडिंग चालू हो गई। अब ब्लीडिंग जब चालू होती है तो ऑपरेशन थिएटर में खड़े हुए हर व्यक्ति की सांस अटक जाती है, और उसकी हार्ट रेट की किस गति से बढ़ती है वो सर्जन ही जानता है, और आसपास जो खड़े लोग हैं वो जानते हैं। मेन यही रहता है कि वो सर्जन कितना अपने आप को कूल रख सकता है, कितना ठंड रख सकता है, और कितना दिमाग पे अपने कंट्रोल रख के उस ब्लीडिंग को, क्योंकि जो भी ब्लीडिंग है वो कंट्रोल की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं की जा सकती। बट कई बार ऐसा होता है कि जब ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो या फिर कोई मेन नस हो जो कट रही है, तो ब्लीडिंग बहुत तेज़ी से होती है और बहुत ज़्यादा होती है। उस स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, मल्टी ऑर्गन सर्जरी क्या है, इसके बारे में हमें और दर्शकों को बताइए। मल्टी ऑर्गन सर्जरी, मान लीजिए कि मैं किसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, गॉल ब्लैडर स्टोन लेके आया। अब जब पेशेंट मेरे पास में आया, तकलीफ़ें जानने की कोशिश की, तो पता चला कि उसको हर्निया भी है। तो मैं उसका हर्निया का भी ऑपरेशन साथ ही साथ कर दे रहा हूँ। एक ऑर्गन के अलावा अगर मैं 2-3 ऑर्गन्स का ऑपरेशन एक साथ कर रहा हूँ तो उसको हम शायद मल्टी ऑर्गन सर्जरी बोलते हैं। बट ऐसा कोई टर्म हमारी टर्मिनोलॉजी में नहीं होता। बट आम बोलचाल की भाषा में अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि एक से ज़्यादा ऑर्गन्स का अगर मैं एक समय में ऑपरेशन कर रहा हूँ तो उसको मल्टी ऑर्गन सर्जरी। जी डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन करना भी ज़रूरी होता है और जान को जोखिम भी होता है। ऐसे में आप एक सफल सर्जन होने के नाते क्या फ़ैसला लेते हैं? देखिए, सर्जरी कई बार जो है वो जान बचाने का आखिरी तरीका होता है। कई सारी सर्जिकल इमरजेंसीज़ हैं, जैसे
किसी को रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, उसकी अतड़ियाँ फट गई या कोई मेन नस फट गई या तिल्ली फट गई या लीवर में चोट लग गई, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ऑपरेशन करने की, क्योंकि वहाँ पर आपको उसकी जान बचानी है। और जान बचाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इमरजेंसी में आने के कितने घंटे के अंदर वो ऑपरेशन थिएटर में पहुँच रहा है। जितना कम समय में वो ऑपरेशन थिएटर में पहुँचेगा उतने ज़्यादा चांसेस उसके जान बचने के हैं। जितना टाइम आप लगाओगे उसके एक्सीडेंट से ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने में, उतना ही ज़्यादा चांसेस उसकी मृत्यु के हैं। तो हर एक मिनट उस वक्त कीमती होता है, हर एक मिनट। और आपको बिल्कुल ऑन टोज़ रह के आपको अपना एक ऑपरेशन थिएटर तुरंत खाली रखना है। जैसे ही आपका वो मरीज आया आप उसको रिसस्टेट करो, आप उसका बीपी वगैरह सब नॉर्मल लाओ और जितना जल्दी आप उसको ऑपरेशन थिएटर में ले सकते हो लो। उस वक्त डेफिनेटली सर्जन से लेके हर कोई अपने टोस पे रहता है, अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखता है और हर सबसे पहला काम उसका यही रहता है कि अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको तुरंत कंट्रोल करो। और उसके बाद में आप सेकेंड स्टेज ऑपरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डैमेज कंट्रोल। एक बार आपने डैमेज कंट्रोल कर लिया तो आप सेकेंड स्टेज जब उसका ज़्यादा बेहतर स्टेबल हो जाए तब भी आप कर सकते हैं। जी, सर्जरी के बाद रिकवरी मोड पर जब एक मरीज रहता है तो उसे आप क्या सलाह देते हैं? पुराने ज़माने में जब बड़े बड़े चीरे लगा के ऑपरेशन होते थे या बड़ा पेट खोल के ऑपरेशन होते थे तो मरीज बिस्तर पे ही 3 दिन 4 दिन लेटा रहता था, उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। आज जब हम दूरबीन पद्धति से या दूरबीन की सहायता से या रोबोट की सहायता से ऑपरेशन करते हैं तो हम मरीज को यही बोलते हैं जितना जल्दी आप चल फिर सकते हो उतना जल्दी चलना चालू करो। ये पाया गया है कि मरीज़ जितना जल्दी एम्बुलेटरी होगा, जितना जल्दी चलना फिरना शुरू करेगा, उतने ही रिकवरी के चांसेस उसके फास्ट हो जाते हैं, वो जल्दी तेज़ी से रिकवर करता है। उसके खान पान पे दूसरा ध्यान देना हमको बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस प्रकार का डाइट उसको ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति में रहता है जब शरीर टूटता है, उसको कैटाबॉलिक फेज़ बोलते हैं। तो इस कैटाबॉलिक फेज़ में आपको मरीज को प्रॉपर दवाइयाँ के साथ साथ प्रॉपर खान पान देने की ज़रूरत है। अगर वो मुंह से नहीं खा पी पा रहा है तो आपको उसको नसों के द्वारा वो खाना पहुंचाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, जो इस वक्त हमारा वीडियो देख रहे हैं और जो दर्शक हैं उन्हें आप DN News Plus के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले क्योंकि आज हम 2 जनवरी को यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हर व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ की सारी जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, आपका स्वास्थ्य मजबूत रहे और आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको स्वास्थ्य ठीक रखना है तो आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको नियमित व्यायाम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खान पान पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार का जंक फूड आज के बच्चे और युवा वर्ग खा रहे हैं वह उनको मोटापे की तरफ ले जा रहा है और मोटापा एक बीमारी बन चुका है। तो कृपया करके अपने खान पान पे ध्यान रखिए और एक्सरसाइज रेगुलर करिए। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप दबे, जिनसे हमने जाना क्या कुछ खास होता है हमारे शरीर के लिए और रोबोटिक सर्जरी को लेके हमने खास बातचीत की है। हमारे खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।